हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिक्शन कॉमिक्स में हॉरर डायरीज। आपको क्या लगता है कि आपके आसपास से गुजरने वाले लोग, ऑफिस में काम करने वाले साथी कर्मचारी, रेल में सफ़र करने वाले सहयात्री, सभी के सभी जिंदा इंसान हैं? आपको शत प्रतिशत विश्वास है कि रोज़ बस स्टॉप पर आपसे समय पूछने वाला, पार्क में हर रोज़ एक ही बेंच पर बैठी रहने वाली वो लड़की जो किसी से कुछ नहीं बोलती, स्कूल के पास पिछले 30 सालों से बच्चों को खाई बेचने वाला वो बूढ़ा काका, क्या वाकई वो सब जिंदा हैं? भूत नहीं। मुझे भी पहले इंसानों और भूतों में फ़र्क नहीं समझ आता था, और अब लोगों को मुझ में और इंसानों में फ़र्क समझ नहीं आता। वो समझते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ। हॉरर डायरीज आपके अंदर छुपे डर को और भी डरावना बना देगी। खौफ, आतंक, भय और भूत प्रेतों की अनोखी दुनिया में ले जाएगी हॉरर डायरीज। अब आपके सपनों पर होगा भूत प्रेतों का राज, और दिलो दिमाग पर छा जाएगी हॉरर डायरीज। दिल थाम कर एक एक पन्ना पलटना, वरना। हॉरर डायरीज इशू नंबर 1, जस्ट चिल। लेखक मोहित शर्मा, चित्र अभिलाष पांडा और कलर ज्योति सिंह। कब्रिस्तान का जवान रखवाला एक खुदी हुई कब्र के बाहर खड़ा था। तब एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला व्यक्ति आकर उससे बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम मार्क फ्रांसिस है। कैसे हो तुम बेटा? आज ठंडे दिल का दर्द शेयर करना चाहता हूँ तुमसे। ये मेरी ही कब्र है, डरो मत। मुझे बस बात सुनाने के लिए कोई चाहिए। तुम्हें नुकसान पहुँचाकर मुझे बाकी कब्र वालों से पिटना थोड़ी ही है। आखिर यहाँ की देखभाल तुम ही तो करते हो। रिलैक्स, जस्ट चिल। ये माज़ा पियो, अभी घर के फ्रिज से लाया हूँ। अभी कल ही मेरी डेथ हुई दिमागी बुखार से। अजीब नाम रखा है इस बीमारी का इंडिया वालों ने। अरे, इतने गर्म दिमाग के लोग दुनिया में हैं जो गुस्से में खून जलाते फिरते हैं, उसे कहना चाहिए दिमागी बुखार। मरने के बाद तो वैसे सभी कूल पड़ जाते, पर मैं तो जीते जी भी कूल रहता था। पर कोई बात नहीं, जब काम में इतना गोरख धंधा चलता है तो नाम में भी सही। बीमारी पता चलने के बाद मैंने सबसे पहले अपना जमा रुपया, इंश्योरेंस और बाकी प्रॉपर्टी के कागज़ चेक करवाए। मैं नहीं चाहता था मेरी मौत के बाद मेरी पत्नी जेनिफर दुखी और अभाव में जिए। पर ज़रूरी कागज़ों पर साइन करने से कुछ पहले मेरी हालत बिगड़ गई। किसी तरह जैसे तैसे डोलते दिमाग से साइन किए। फिर जब उठा तो आत्मा था। मुझे लगा जवान मरा था, इसलिए गॉड ने भटकती आत्मा बना दिया। सब कुछ जल्दी हो गया। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अपनी एक गलती याद आई। जल्दबाजी में मैंने अपने रेगुलर साइन मार दिए, जबकि बैंक, प्रॉपर्टी और पैसों के मामले में मैं अलग साइन करता था। अभी मौत को कुछ घंटे हुए थे तो डॉक्यूमेंट्स घर पर ही होंगे। तभी मैं सोचूं, गॉड ने मुझे अतृप्त आत्मा क्यों बना दिया। मैंने गॉड को थैंक्स कहा और अपने घर आया। देखने का मन भी था कि मेरे जाने के बाद बेचारी जेनिफर किस हाल में होगी। घर गया तो देखा कमीनी ने इन हाउस पार्टी रख रखी थी अपने खास दोस्तों, पुराने लवर के लिए। मतलब हद होती है। पति की बॉडी से रेटिना भी डिकम्पोज नहीं हुए और वह कमीनी रंगरलियां मनाने लगी। पति बेचारा कब्र तोड़ के आ रहा है मदद करने, और यहाँ ये ऐसी चल रही है। मन किया बुलडोजर लेके कुचल दूं सबको। फिर अंदर आया, एक दो ड्रिंक्स ली, कुछ तरावट सी आई। फिर पार्टी के बीच में एंट्री मारी। मुझे देख सब स्टैचू हो गए। रिलैक्स डार्लिंग, और सभी सुअर की नाजायज़ औलादों। फाइल्स पर सिग्नेचर गलत हो गए थे, वही ठीक करने आया था। यहाँ का नज़ारा देखा तो सोचा मैं भी पार्टी पीपल में शामिल हो जाऊँ। कुछ 8 लोग थे। 2 बड़ों सदमे से मर गए, 5 को एक झटके में निपटाया। अच्छा हुआ अभी आया, लेट नाइट आता तो परिवार नियोजन करती हुई मिलती पुराने यार के साथ। और फिर जीने के नीचे बनी टॉयलेट में छिपी जेनिफर को बाल पकड़ के बाहर निकाला। अरे पगली, मैं भूत हूँ, पागल नहीं जो मुझसे छिप रही है। और उसे मारता रहा जब तक उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा। जाते जाते पुराने कागज़ जला दिए और सही वाले साइन कुतिया के मुंह पर गोद दिए। अच्छा सुनो, ये कहानी फ्री में नहीं सुनाई। मेरी कब्र रिपेयर करवा देना, या कोर्ट की जेबों में 2.5 लाख ही ठूस पाया, जो बचे उसे दान कर देना। नहीं तो, अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐश करना, बस बीवी डंकी देख समझ के चुनना। चलो बाय। समाप्त। नेक्स्ट स्टोरी है वहम। परिकल्पना सुशांत पांडा, लेखक आशुतोष सिंह राजपूत, चित्र दीपक कुमार, कलर अमित शर्मा। रात की काली अंधेरी चादर अपने साथ लाती है थकावट और नींद। यही वह समय होता है जब इंसान अपने शरीर और दिमाग को आराम देता है। आंखें बंद होती हैं और दिमाग चला जाता है सपनों की दुनिया में, वास्तविक दुनिया से दूर, जहाँ वह जो देखता है जिसे वास्तविक होते देखना चाहता है। लेकिन कभी कभी रात की थकावट भी कुछ लोगों के लिए कम पड़ जाती है।
सपने नींदों से जी चुरा लेते हैं और आंखें आराम करने से इनकार कर देती हैं। नींद हावी होने को तैयार नहीं होती क्योंकि दिमाग सोने को राजी नहीं होता। वह इंद्रियों द्वारा चेताया जाता है। कुछ है जो आंखों के देखने के लिए ज़रूरी है, कुछ अजीब सा जो आंखों को शायद रास ना है। मेघा, कौन हो तुम? यहाँ अंदर कैसे घुसी? कुछ ऐसा नज़ारा जिसे देख रूह कांप जाए। मन आगे बढ़ने से मना करता है, लेकिन दिमाग अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति से मजबूर आगे बढ़ने के संकेत देता है। रुको, कौन हो तुम? रुको। एक अनजाना सा खिंचाव महसूस होने लगता है, अपनी ओर खींचने लगता है। उस खिंचाव में भी अजीब सा नशा होता है। उस हालात में भी दिमाग शरीर को चलते रहने की इजाज़त देता है। दिल में एक डर पैदा होने लगता है। दिल और दिमाग दोनों जानते हैं कि आगे कोई विभत्स और भयानक अनुभव इंतज़ार कर रहा है, फिर भी कदम वापस मुड़ने को तैयार नहीं होते। और अब उसे इस अनुभव का वास्तविक भयावहता का एहसास होना था, जो उसके दिमाग की जिज्ञासा पर डर के रूप में हावी होने वाली थी। उसे एक स्पर्श से उसे महसूस हो जाना था कि वह वास्तव में कैसी स्थिति में आ पहुंची है। क्या हुआ मेघा? ऐसे क्यों चीखी तुम? क्या हुआ? वो रोहित, वह लड़की। कौन लड़की मेघा? कैसी लड़की? मैंने देखा, वो बहुत सारे थे, दीवार से चिपके हुए, मर चुके थे, बड़े भयानक थे, खून ही खून। कैसी बातें कर रही हो जान? यहाँ हमारे सिवा भला कौन है? तुम्हारा वहम होगा, और वैसे भी दरवाज़ा लॉक है, भला कोई यहाँ अंदर कैसे आ सकता है? और उसे इस परिस्थिति से निकालना था एक दुखद सांप को अपने साथ लेते हुए। मैं सच कह रही हूँ, खुद चल कर देख लो। तुम चलो। देखो, पूरा घर वैसा ही है जैसा था, एक कीड़ा तक दिखाई नहीं दे रहा। चलो अब सोते हैं। लेकिन दिमाग उसे सच मानने से मना कर देता है, और उस अनुभव पर वहम का तमगा लग जाता है। यहाँ कश्मकश चलती है दिल और दिमाग में। दिल मानता है कि उसने जो देखा वह सच था। दिमाग हमेशा दिल से छेड़छाड़ करता है, लेकिन दिल भी ढीठ होता है, दिमाग को आसानी से जीतने नहीं देता। आधा घंटा हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कहाँ रह गया वह? अपने स्तर पर ताना बाना बुनने में लग जाता है। बड़ी बकवास कॉफ़ी है यहाँ की। तुम्हारी देर करने की आदत गई नहीं ना, है ना? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया जोक था। क्या करूँ मेघा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ती ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया जोक था। लेकिन मैं तुम्हारी झूठी कहानियाँ सुनने नहीं आई, एक परेशानी है। अभी बनाई खूबसूरत लड़कियों की परेशानियाँ दूर करने के लिए। कहो क्या बात है? मेघा ने अभी को बीती रात हुई सारी बातें बता दी। ओह, मुझे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो गई है। अभी मैं तुमसे सॉल्यूशन पूछ रही हूँ और तुम हो कि ओके ओके सॉरी। तुम एक काम करना, आज जब वही दृश्य तुम्हें फिर देखें तो मुझे वीडियो कॉल कर देना। मैं देख लूँगा कि क्या माजरा है, फिर आगे उसका हल निकालेंगे। ओके ओके, ये ठीक रहेगा। रात की चादर ने फिर दिन को अपने अंदर समेट लिया, और सभी की तरह रोहित और मेघा भी सो गए। लेकिन मेघा ने अपनी नींद से किनारा किया हुआ था। रोहित के गहरी नींद में सोते ही, रोहित सो गया है, मैं अभी को वीडियो कॉल कर लूँ। मेघा ने अभी को वीडियो कॉल कर दिया। अब जब कल वाली चीज़ें दोबारा दिखेंगी तब अभी भी आ, आ, कैसी हो मेघा? मेरा इंतज़ार कर रही हो? देखो, आज मैं अपने दोस्तों को भी लाई हूँ तुमसे मिलवाने, बहुत ज़िद कर रहे थे ये सब। ये सब क्या है? कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते, हम सब तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। नहीं, बचाओ रोहित, बचाओ। सारी आत्माएं मेघा के शरीर में समा गईं। दिल दिमाग ने अब अपने बीच की बहस मिटा दी थी। शायद दोनों जान गए थे कि इन्हें बस एक ही काम करना है, मार डालो इसे, मार डालो। ऐसा कुछ जो कल्पना से परे हो। मेघा का चेहरा किसी भूख से तड़पता हुआ दिख रहा था। खच आ! रोहित के सीने में खंजर घुसाने के बाद मेघा का चेहरा शांत होने लगा, उसका शरीर भी ढीला पड़ने लगा। उसके चेहरे का खून उबलता आवेश धीरे धीरे गायब होने लगा, वह सामान्य होने लगी। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। ज़रूर अभी होगा, ये इतनी बार घंटी क्यों बजा रहा है? टिंग टोंग टिंग टोंग, आ रही हूँ आ रही हूँ। इतनी घंटी बजाने से दरवाज़ा अपने आप नहीं खुल जाएगा? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी घंटी इस तरह से क्यों बजा रहे थे? मेघा, तुम ठीक हो? मैं तो भली चंगी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझे क्या होगा? तुम बताओ, तुम्हें कुछ दिखा या नहीं वीडियो में? मुझ पर कई डरावने लोगों ने हमला। ये बार बार का सरदर्द। मैं तुम्हें वीडियो में देखा हुआ नज़ारा ही बताने आऊँ। बात यह है मेघा कि मैं क्या, अभी जल्दी कहो। तुम बीमार हो दिमागी रूप से। क्या क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूँ मेघा, क्योंकि ना ही तुम्हारे सामने कोई डरावने लोग थे और ना ही तुम्हारा कोई पति है। वे लोग और तुम्हारा पति सब तुम्हारे ही दिमाग की उपज है। तुम अकेली ही चीख रही थी, खाली बेड पर खंजर मारा है।
ये सब तुम्हारा ही वहम है। दिमाग हमेशा दिल से छेड़छाड़ करता है और खुद से भी। समाप्त। नेक्स्ट स्टोरी है लेट वैलेंटाइन। कथा व चित्र सुशांत पांडा, कलर बसंत पांडा। मुझे मालूम था कि अनिकेत काली खाड़ी के रास्ते ही घर जाएगा। अनिकेत मेरा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त। सब कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे से, सब कुछ। पर मैं कमीना हूँ। अरे ये रास्ते पर कौन खड़ा है? रोहन, तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? आजा कार में बैठ, मैं तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी तू क्या सुनाएगा मुझे? वह मुझे प्रीति पहले ही सुना चुकी है। और उस खुशखबरी का तू करेगा क्या? अचार डालेगा? अब तो तू खुद खबर बन जाएगा। बाय बाय मिस्टर वैलेंटाइन। अब बनी ना खुशखबरी। नशे में धुत अमीरजादे ने कार खाली खाड़ी से खुदाई। कार और अमीरजादा दोनों चिथड़े चिथड़े। मैं, रोहन मेहरा और अनिकेत कोरी बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारी पसंद भी एक जैसी थी। हम दोनों को लड़की भी एक ही पसंद आई, श्रव्या। श्रव्या भला सी खूबसूरत। दोनों ने उसे पटाने के लिए कोशिशें भी एक जैसी की। और तो और हम दोनों ने ही उसे प्रपोज भी एक ही दिन किया, 13 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले। दोनों को डर था कि 14 फरवरी तक देर ना हो जाए। श्रव्या ने दोनों को ही ना तो ना कहा और ना ही हाँ, बस दोनों में से एक को अगले दिन चुनने वाली थी। उसकी सहेली प्रीति का 1 घंटे पहले ही फ़ोन आया था कि श्रव्या ने अनिकेत को चुन लिया। मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता ये? मारना पड़ा मुझे अनिकेत को। हाँ, मैं कमीना हूँ और मुझे बचपन से इस बात का एहसास है। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। अनिकेत, मैं तुझे बहुत मिस करूँगा यार। ब्ज़्ज़। श्रव्या, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं। आओ, अंदर आओ। क्या बात है श्रव्या, तुम यहाँ इतनी रात को? वो रोहन, बात ही ऐसी है, पता नहीं कैसे कहूँ। मुझे पता है श्रव्या कि तुम मुझे यहाँ रिजेक्ट करने आई हो। प्रीति ने सब कुछ बता दिया मुझे। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? आई लव यू रोहन। क्या मेरे कान बज रहे थे? वाट? पर प्रीति तो कह रही थी कि उसने तुम्हारे साथ मजाक किया था। हाँ हाँ, यस रोहन, यस, आई लव यू। उफ, श्रव्या ने मेरा चुनाव किया था। अनिकेत तो बेवजह ही मारा गया। वैसे अच्छा हुआ मारा गया, वरना श्रव्या की ना सुनकर कहीं वो मुझे ना मार डालता। कमीना हूँ यार मैं। हेलो, व्हाट? ओ माय गॉड, क्या हुआ रोहन? श्रव्या, पुलिस का फ़ोन आया था। अनिकेत का काली खाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है। तुम गिल्टी फील मत करो। मुझे लगता है शायद अनिकेत ने सुसाइड किया है। मैंने उसे बता दिया था कि मैं रोहन को हाँ करने वाली हूँ। तुम गिल्टी फील मत करो। शायद यह एक्सीडेंट ही हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने उसे मारकर कार से ही नीचे धक्का दे दिया हो। ये तुम क्या कह रही हो श्रव्या? श्रव्या की आवाज़ एकाएक बदल गई थी। रोहन, प्रीति ने तुमसे सच कहा था। मैंने अनिकेत को ही हाँ कहा था। हम दोनों ने रात के 12 बजते ही वैलेंटाइन पार्टी की और मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इस कारण कार की पिछली सीट पर सो गई थी। तुमने अनिकेत को मार डाला और कार को काली खाड़ी के नीचे गिराकर मुझे भी साथ में मार डाला। अब तुम्हारी बारी है। ओह, कार बुरी तरह से लहरा रही है। मेरी कार पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। कार उसी खाड़ी में जा गिरी जहाँ मैंने अनिकेत को गिराया था। श्रव्या की आत्मा ने अपनी और अनिकेत की मौत का बदला मुझसे ले लिया था। समाप्त। नेक्स्ट स्टोरी, भाभी पीडिया। भाभी आ गई, बुड्ढा बुड्ढी और निकम्मे पति को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास। कितना किस्मत वाला है तू दीपक, जो इतनी संस्कारी महिला अब तेरी बीवी बनेगी। ओ दीपक, अब हम आज़ाद हैं। तुम आए थे पेंगस पर। तुम्हारे भोलेपन और शराफत ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। तुम कितने शरीफ हो। तुम भी तो इतनी संस्कारी हो। एक सेल्फी ले लेते हैं, फेसबुक पर अपलोड करेंगे। हमारी नई ज़िंदगी की पहली सेल्फी। फिर से लो, सेल्फी मज़ेदार चाहिए। था एक दूसरे में इस तरह खो गए थे दोनों की सड़क पर जा रहा 6 फुटा आदमी भी नज़र नहीं आया। ओ दीपक, ये कैसे उड़ा दिया तुमने? पता नहीं, जो भी था वह इधर खाई में गिर गया है। उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। उस लड़की ने सब कुछ देख लिया है। उसने अगर पुलिस को हमारे बारे में बता दिया तो? अब इस लड़की का जिंदा रहना हमारी नई ज़िंदगी के लिए मौत की घंटी है। मौत को सामने देखकर वह वही कर रहा था जो इन जैसा कोई भी शरीफ आदमी करता। हमें जाने तो बाबूजी, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमें मत मारिए। ओह, निशाना चूक गया। हे सत बहनियों, माँ, सत बहनियाँ माँ, रक्षा करो इन हत्यारों से। उफ, कहाँ गई? जंगलों में कहीं गुम हो गई। शुक्र है सत बहनिया दाई का। ए लड़की, कौन? तुम? तुम्हारा मरना हमारी नई ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। रात 2 बजे, अमृतसरिया द शान पंजाब ढाबा। दीपक, बहुत भूख लगी है। भाभी, ये ढाबा पूरे अमृतसर में फ़ेमस है। सरदार जी,
ये क्या हो गया आपके हाथ को? कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? ओए रब दा लख लख शुक्र है यार, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। फुल स्पीड में कार ने ठोका था और मैं खाई में भी गिर गया था। शुक्र है कि एक पेड़ की डाल हाथ आ गई और मैं ज़िंदा बच गया। बस हाथ में मोच आई है। उफ, ये तो वही है जिसे दीपक ने कार से उड़ाया था। दीपक, ये वही आदमी है जिसे हमने मरा हुआ जानकर उस बेचारी लड़की चंदा को मार डाला। श्श, पागल हो गई हो क्या भाभी? क्या बकवास कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। उस बेचारी की शादी होने वाली थी। कितने अरमान थे उसके दिल में। एक नई ज़िंदगी के सुनहरे सपने आंखों में लिए ही आंखें मूंद ली उस बेचारी ने। उसके गुनाहगार हैं हम। और उस लड़की का नाम चंदा है। उसकी शादी होने वाली है। फला फला ये सब कैसे पता है आपको? क्योंकि जब से मैंने उस बेचारी को मारा तब से उसकी आत्मा भटक रही है और इस वक्त मेरे अंदर है बदला। भाभी। दीपक को मौत के घाट उतारकर चंदा की आत्मा ने ममता भाभी का शरीर छोड़ दिया था और अब उस संस्कारी महिला को पुलिस को यह बताया था कि उसने दीपक को क्यों मारा। ओ माय गॉड, मर्डर! कॉल द पुलिस। समाप्त। नेक्स्ट स्टोरी है टप टप। लेखक मोहित शर्मा, चित्र सुशांत पांडा और कलर आदित्य किशोर। चंद्र प्रकाश को पानी बहने से चिढ़ थी और पानी बहना वह सह लेता था, पर कहीं से धीरे धीरे पानी का रिसना या नल से पानी टपकना, टप टप टप, जैसे हर टपकती बूंद उसके मस्तिष्क पर गहरे वार करती थी। जब तक चंद्र प्रकाश पानी का टपकना बंद ना कर देता तब तक वह किसी बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। कभी भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ होगा जो पानी बहने पर दौड़कर नल बंद करने ना गया हो। अगर कुछ ही सेकंड में कोई बात सिर में दर्द करने लगे तो किसी की भी प्रतिक्रिया ऐसी ही होगी, टप टप टप। एक दिन वह घर में अकेला था और बाथरूम की टंकी बहने लगी, टप टप टप। वह अपनी धुन में तुरंत उसे बंद कराया। फिर एक एक कर घर के सभी नल बहते और वह खींच कर उन्हें बंद कर देता। एक दो बार उसे भ्रम हुआ कि नल के पास उसने किसी परछाई को देखा, पर मोबाइल पर व्यस्त उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। टप टप टप। लो, हद हो गई। अब रसोई का नल चलने लगा। चंद्रप्रकाश के सिर में दर्द शुरू हो चुका था। उसने रसोई की टोंटी कसकर बंद की और मुंह उठाया तो देखा दीवार से चिपकी चिथड़े हुई शरीर और सफ़ेद रक्त रही चेहरे वाली लड़की उसको घूर रही थी। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ नल थोड़ा सा घुमाया। टप टप टप। अब चंद्रप्रकाश का दिमाग, मीनी और लड़की का डर आपस में जूझने लगे। अपनी स्थिति में जड़ हाथ बढ़ाए हुए खुद से ही संघर्ष कर रहा था। हर टपकती बूंद लावे की तरह सीधे उसके दिमाग पर पड़ रही थी। कुछ ही देर में उसका शरीर काफ़ी ऊर्जा व्यय कर चुका था। किसी तरह घसटते घिसटते चंद्रप्रकाश ने लड़की से नजर बचाते हुए टंकी बंद की और निढाल होकर गिर गया। अचानक लड़की गायब हो गई। चंद्रप्रकाश को लगा कि उसने अपने डर पर विजय पा ली, लेकिन तभी पानी बहने की आवाज़ आने लगी और अत्यधिक मानसिक शारीरिक दबाव में चंद्रप्रकाश के दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो गई। अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उसने जो पानी की आवाज़ सुनी वह बाहर शुरू हुई बारिश की थी, पर कमज़ोरी के कारण उस आवाज़ में उसका दिमाग अंतर नहीं कर पाया। नल से पानी फिर टपकने लगा, टप टप टप। समाप्त। नेक्स्ट स्टोरी है सीमा समाप्त। लेखक मोहित शर्मा, चित्र सुशांत पांडा, कलर बसंत पांडा। सरोर पुलिस थाना, रात के 3 बजे। पुलिस थाने से सटे कमरे में सोते दीवान प्रदीप सहोता जी की किवाड़ जोर से धड़धड़ाई। यकायक हुई तेज़ आवाज़ से सहोता जी उठ बैठे। मैंने तो जूनियर मुंशी को थाने पर किसी इमरजेंसी के लिए बैठाया था, फिर ऐसा क्या हो गया जो मेरी ज़रूरत आन पड़ी? शायद कहीं रोड होल्डअप या डकैती पड़ गई। असल में 62 वर्ष और कागज़ पर 59.5 साल की उम्र में रिटायरमेंट के करीब सहोता जी को किसी झंझट में पड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे नौकरी में कम से कम जोखिम चाहते थे। आजकल लोग पुलिस पर केस बहुत करने लगे हैं। अगर संभव होगा तो अपनी जगह जूनियर मुंशी को भेज दूंगा। जब किवाड़ धड़ धड़ कर टूटने को हुई तो सहोता जी चिल्लाए, अरे रुको यार, आ रहा हूँ। ऐसा कौन सा मंत्री मर गया यहाँ छोटे से सरोर में, वह भी आधी रात को? अंधेरे में सहोता जी को अपने थाना इंचार्ज दरोगा जी की झलक सी दिखी और उनके पीछे बनल थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब थे, जिनके थाने की सीमा सरोर से मिलती थी। ओ जैन साहब, किसी सिपाही को भेज दिया होता आपने? मैं वर्दी पहनकर अभी आया। मुंह हाथ धोकर वर्दी पहनने में सहोता जी को 6-7 मिनट लगे। अजीब बात है, थाने में बैठने के बजाय दोनों अफसर मेरे निवास के बाहर अंधेरे में खड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब सरसराती आवाज़ में बोले, सॉरी खरखराती आवाज़ में बोले, हमारे साथ एक मौके पर चल रहे हैं। दोनों तेज़ कदमों से कुछ लंगड़ाते हुए से चलने लगे। आधी नींद से जगे सहोता जी कन्फ्यूज़ थे। या तो कोई पैसे की बात है या कहीं हाथ से निकली वारदात पर लिखा पढ़ी कैसे की जाए, इसलिए पूरे थाने में बिना किसी सिपाही को बुलाए से मुझे उठाया गया। जीप में दोनों अधिकारी आगे बैठ गए और सहोता जी पीछे आ गए। बैठने पर उन्हें एक व्यक्ति बंधा हुआ दिखा जिसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था।
किसी अपराधी का फर्जी एनकाउंटर होने वाला है। सीनियर अफसरों के सामने सहोता जी ने लिहाज में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। बिजली की किल्लत वाले कस्बे में अमावस की रात का अंधेरा, ऊपर से जीप की जर्जर बैटरी से मोमबत्ती सी जलती हेडलाइट्स में कुछ देखना मुश्किल था। जीप तेज गति से बनल थाने की ओर बढ़ रही थी। बंधे हुए व्यक्ति को हिलते हुए देख इंचार्ज के सामने पॉइंट बनाने को आतुर सहोता जी बोले, सर आपको तो ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं, एकदम एक्सपर्ट। और तू भाई नीचे पड़ा रहे शांति से। अब हिलने और ओम ओम करने का क्या फ़ायदा? जो पाप तूने किए होंगे साहब लोग उसी की सज़ा दे रहे होंगे तुझे। मरने से पहले क्यों तकलीफ दे रहा अपने आप को? जीप दोनों थानों की सीमा पर एक सुनसान मोड़ पर आकर रुकी। सहोता जी ने कुछ नोटिस किया। सर आप दोनों की वर्दी से खून टपक रहा है, कुछ किया था क्या बदमाश ने? जवाब में जीप की बैटरी में जाने कैसे जान सी आ गई। सहोता जी को सब साफ दिखने लगा। ओम ओम करके हिल रहा हुआ व्यक्ति कोई अपराधी नहीं बल्कि बनल थाने का दीवान पांडे था। वर्दी से खून इसलिए रिस रहा है क्योंकि दोनों के शरीर के बीच में से आधा काटा गया है और अब बनल थाना इंचार्ज का आधा दायां भाग मेरे बाएं भाग से जुड़ा है। मेरा दायां हिस्सा बनल इंचार्ज इंस्पेक्टर के बाएं हिस्से से जुड़ा है। इस कारण ही हम दोनों लंगड़ा कर चल रहे थे और हमारी आवाज़ें भी सामान्य से अलग लग रही हैं। भयावह मुस्कान बिगड़ते चेहरों को देखकर डर से गिर पड़े और दूर घिसटने की कोशिश कर रहे सऊदा जी के पास आकर दोनों शरीर बैठ गए। पिछले हफ्ते यहाँ बड़ी डकैती तो याद होगी दीवान जी। डकैत यहाँ एक एसयूवी रोक एक परिवार के 8 लोग लूट कर सबको गोली मार गए थे। यहाँ से गुजर रहे राहगीरों ने 100 नंबर कंट्रोल रूम फ़ोन किया तो सूचना दोनों थानों पर गई। अब चूंकि ये इलाका दोनों थानों की सीमा है तो दोनों थानों ने मामला काफ़ी देर तक एक दूसरे पर टाल दिया और तड़पता हुआ परिवार मदद की देरी में दम तोड़ गया। पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया आपको और बनल के पांडे जी को और दोनों ने अपने अपने थाना इंचार्ज को यह आइडिया दिया कि क्यों झंझट में पड़ना। वे बेचारी आत्माएं लौटी और ना इसका ना मेरा करके हम दोनों को आधा आधा काट गई जैसे हम अपनी जिम्मेदारी को काट गए थे। वो आत्माएं उन डकैतों को निपटाने गई हैं। हम 2 जिस्म 2 जानों को एक काम सौंप कर। जैसे हम हथकटे एक दूसरे से चिपके हैं वैसे ही तुम दोनों दीवानों के शरीर हमें काट कर अलग अलग जोड़ लें। जैसे हम दोनों के शरीर जोड़े उन आत्माओं ने। सुबह प्रभात प्रखर एजेंसी सीमान मोड़ पर 4 पुलिस वालों की मिली हैं। हर लाश में 2 अलग अलग इंसानों की आधी लाश है। अगली कहानी हॉरर या रोमांटिक राइड। लेखक सुशांत पांडा, चित्र विकास सतपथी, कलर आदित्य किशोर अमित शर्मा। साहिल अक्सर अपनी वाइफ साइना को रोमांटिक कैंडल डिनर पर ले जाया करता था। आज भी वैसा ही एक दिन था। साहिल, ये डिनर मुझे हमेशा याद रहेगा। आज कुछ ज़्यादा ही प्यार जता रहे हो, क्या बात है? डार्लिंग, तुम दिन ब दिन जितनी खूबसूरत होती जा रही हो उतना ही मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है। साहिल, मैंने सुना था कि यहाँ काली घाट के टापू में नौका विहार काफ़ी फेमस है। फेमस नहीं मेरी जान, वह जगह बदनाम है नौका विहार के नाम से। सुना है वहाँ रात को जो भी जोड़ा राइड पर जाता है उनकी कोई खबर ही नहीं मिलती। कहते हैं कि भूत उन्हें मार डालते हैं। ओ कम ऑन साहिल, भूत? हाँ, क्या मजाक है। मुझे तो बोटिंग बहुत रोमांटिक लगती है, पर सुना है कि हमारा राइडिंग की इजाज़त नहीं है। आपने गलत सुना है जनाब, हर रात को यहाँ राइडिंग होती है। ओह साइना, अब क्या कहती हो? क्या तुम वाकई ये टेरर राइडिंग करना चाहती हो? सोच लो, भूत हमें गायब कर सकते हैं। घबराहट हो कोई तो बता दो। ओह शट अप साहिल, तुम्हें पता है कि मैं भूत प्रेत वाली थ्योरी पर रत्ती भर विश्वास नहीं करती। ओके जान, मैं टिकट लेकर आता हूँ। चलें हॉरर राइड पर? देखना, यह हमारी लाइफ की सबसे रोमांटिक राइड होगी। हैव अ नाइस राइड सर। उफ, ये सुहानी हवाएं, ये रोमांटिक मौसम, कितना रोमांटिक लग रहा है ना? हो क्यों नहीं, आसमान का चांद ज़मीन पर जो उतर आया है। कहाँ है चांद? पानी में तो परछाई भी नहीं दिख रही। उस चांद की बात कौन कमबख्त कर रहा है? मेरा चांद तो मेरी नज़रों के सामने है। वाकई इस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस अब इंतज़ार है तो उन बिन बुलाए मेहमानों का, यानी कि भूतों का। फिर करते रहो रात भर उनका इंतज़ार। पूरी बारात लेकर आते होंगे तभी। साहिल बचाओ! उफ, यह हाथ तो कटा हुआ है साहिल। उत्तेजित साहिल ने नौका में पड़े एक डंडे से हमला शुरू कर दिया। छोड़ साइना को। साहिल, कुछ गड़बड़ है यहाँ, प्लीज़ मुझे वापस ले चलो। तभी मार्मिक रुदन से भर उठा था पूरा वातावरण। ओह ये रुदन, ये रुदन किसका है? मन को भीतर तक दहशत से भर रहा है ये। ओह ये रुदन इन मुर्दों का है जो कि अब पानी से बाहर आ रहे हैं। हमें तुरंत वापस पहुंचना होगा साइना, भगवान हमारी रक्षा करे। साहिल, तुम्हारा कॉल आ रहा है। मुझे मुझे तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो?
साइना, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, शायद काउंटर पर ही छूट गया। फ़ोन उठाओ और हेल्प मांगो। हेलो। हेलो जानू, कहाँ हो यार? मैं टिकट क्या लेने गया, तुम तो गायब ही हो गई। कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। साहिल, तुम फ़ोन पर हो तो फिर यहाँ कौन? हा 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 हा। भूत प्रेत की थ्योरी पर यकीन नहीं है ना तुम्हें? साहिल, ओ नो! इधर बाहर अहाते पर साहिल परेशान था। उफ, साइना की चीख की आवाज़ आ रही है। कहाँ है वह? साइना! साइना! साहिल, चीख क्यों रहे हो तुम? मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ हो तो फिर वह चीख किसकी थी? कैसी चीख? तुम्हें वहम हो रहा है भूत प्रेत की बातें सोचकर। आओ, रोमांटिक राइड पर चलें। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं हॉरर डायरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।